हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टीवाईके के क्वेश्चंस। अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने रेशियो कर लिया था, लिवरेज कर लिया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इलस्ट्रेशन भी कर लिए थे, कॉन्सेप्ट रिवीजन भी कर लिया था। अब हमारा टारगेट है टीवाईके, उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जैसे ही हो जाएगा। अब जो डिविडेंड और फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आने वाले, लेक्चर आने वाले हैं, वो थोड़ा अपन जल्दी जल्दी करेंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह वो मतलब अपना टारगेट रहेगा कि 15 to 20 अगस्त तक बैच कंप्लीट करने का। ठीक है, अभी थोड़ा डिले हुआ था एफएम प्रैक्टिस बैच की वजह से, बट अब ओवरऑल अपना कवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लगे रहो, ट्यून इन करो और कमेंट करो कौन बच्चा देख रहा है। ठीक है, तो मेरे को पता चले कि हाँ कौन कौन लोग देख रहे हो। ठीक है, और कुछ भी डाउट आए तो जस्ट एड, ये वाला नंबर मेरा प्राइवेट है, ये नहीं देना है। ठीक है, 9630902017, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आता है, या फिर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की भी गाइडेंस चाहिए, जनरल गाइडेंस, ओवरऑल जो अपना एक्सपर्टीज तो वो अभी एफएम में ही है, तो एफएम के कुछ भी डाउट वगैरह आपको पूछने हैं तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें टीवाई के क्वेश्चंस। यस सर। ओके, ये निकाल लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 44 तक है ना इसमें, नए वाले क्यूबी में। यस सर। ओके चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। गामा लिमिटेड हैज 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब ₹1 का एक शेयर है। ठीक है, करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस। एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड जैसे क्या होता है, मान लो शेयर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ये अपन लेट्स से ये फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर अपन डेट डालते हैं 1/4/25, यहाँ डेट डालते हैं 31/3/26। मान लो शेयर यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ 1/10/25। अगर यहाँ पर शेयर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ तक अगर मान लो डिविडेंड नहीं मिला है तो उस शेयर को बोलते हैं कम डिविडेंड प्राइस। मतलब कि अगर मान लो जिसको हम, क्या होता है डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है ना, तो जिस शेयर होल्डर के नाम पे शेयर होता है उसको डिविडेंड मिल जाता है इरिस्पेक्टिव। जैसे मान लो 30 सितंबर के पास मेरे पास शेयर था और मैंने 30 सितंबर को बेच दिया शेयर, 1 अक्टूबर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो 1 अक्टूबर को अब डिविडेंड किसको मिलेगा, जो नया शेयर होल्डर है उसको मिलेगा। तो ये कम डिविडेंड प्राइस, मतलब डिविडेंड मिलने वाला है, इतना एक्सपेक्टेड है, तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है शेयर की। जैसे डिविडेंड मिलता है उसकी प्राइस कम हो जाती है क्योंकि डिविडेंड रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट को बोलते हैं अपना एक्स डिविडेंड प्राइस। इसमें कुछ दिक्कत है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अभी यहाँ पर अभी इतना ज़रूरी नहीं था, पर कभी क्या होता है कि बच्चों को कोई टर्म देख ली तो दिमाग लगता है सीधा, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अदरवाइज अभी यहाँ पर सच उस कॉन्सेप्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 1.5 मार्केट प्राइस बता रहे। ओके सर, कंपनी इज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसे, 27 पैसे का डिविडेंड दिया है, एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम, मतलब अभी इसी के आसपास कंटिन्यू होने वाला है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप मुझे बताओ कि आप जो फॉर्मूला लगाते हो, है ना, अपना के ई इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस जी, यही फॉर्मूला लगाते हो, हाँ। है ना। तो यहाँ पर जी गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो वी अज्यूम कि जी कुछ भी नहीं है, जी 0 है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं हम कि जी 0 है। ओके, तो अब क्या होगा, अब के ई इज इक्वल्स टू D1/P0। तो D1 क्या बोल रहे हैं कि सेम जो अभी मतलब 27 पैसे लास्ट ईयर दिया है कंपनी ने, और सेम एक्सपेक्टेड है कि इतना ही देती रहेगी, यहाँ पर देखना, एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम। ओके सर, तब यहाँ पर लिख दो 27 पैसे 0.27, और मार्केट प्राइस क्या है अपनी 1.5। ओके, 1.5, तो अपना आंसर क्या आ गया, 18% आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब देखो, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली अपने को भी दिखता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, इतना फुद्दू क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, पर अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अब मान लो इसमें क्या के ही टेस्ट कर लिया इसने कि ऐसे भी आ सकता है बिना जी देखे, तो अगर अपने को समझ में आ गया अच्छे से, तो बड़े क्वेश्चन में जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स टेकल करने होते हैं तो ये छोटे क्वेश्चन ही काम आते हैं। इनको अगर ढंग से आप प्रैक्टिस करते हो तो अब जाके हेल्प होती है। ठीक है, ओके, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कुछ डाउट ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर भी देख लो एक बार, कुछ डाउट है क्या? नो नो सर। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पर स्टार्ट करते हैं।
45 क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग डिटेल से जीपीएस लिमिटेड की। ओके सर। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, हाँ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया, 15% रिडीमेबल डिबेंचर। एक बात बताना मुझे, ये जो आपका 15% रिडीमेबल डिबेंचर है, क्या ये हमारा प्री टैक्स है कि पोस्ट टैक्स रेट है? ये मैंने आपको क्लियर किया था कॉन्सेप्ट रिवीजन में, क्या कि प्री टैक्स रेट मतलब टैक्स के पहले वाला रेट, पोस्ट टैक्स रेट मतलब टैक्स के बाद वाला रेट। ये जनरली डिबेंचर लोन इन्हीं में होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनका टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स पेमेंट करने से पहले आप इंटरेस्ट वगैरह जो है वो डिडक्ट कर सकते हो। तो इस केस में प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स रेट आता है। इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में प्री टैक्स पोस्ट टैक्स जनरली नहीं आता है, ठीक है। तो ये कौन सी रेट है मुझे बताओ? 15% टैक्स है। प्री टैक्स है, करेक्ट। प्री टैक्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब अगर प्री टैक्स है तो यहाँ पर बस क्वेश्चन में इतना ही करना है, बस अभी हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, पहले प्री टैक्स से इतना क्लियर है, ये भी प्री टैक्स है, हाँ सर ये भी प्री टैक्स है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है वो 16.3, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मतलब के ही। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही एग्जैक्टली, है ना। हाँ। एंड इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 30%। ओके सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC ऑफ द कंपनी। बिल्कुल निकाल देंगे सर, क्या दिक्कत है। इसका तो आप मान लो ये दे दिया 16.3, इसका दे दिया 12%, और 15 वाले का क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम हमेशा आफ्टर टैक्स मतलब पोस्ट टैक्स KD को लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 10.5। करेक्ट। फिर 10 वाले को क्या हो जाएगा? 7। बस यही करना है क्वेश्चन में। क्या किया क्वेश्चन में एक बार देख लेना। चलो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, इक्विटी कैपिटल लिखा 65 लैक्स लिखा, ये सेम यहाँ के फिगर्स उठा के आपको लिखने हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। अगर बोलता मार्केट वैल्यू वेट्स लो तो मार्केट वैल्यू प्राइस गिवन होती, डिबेंचर की प्राइस गिवन होती, बोलता डिबेंचर ट्रेडिंग एट 90%, शेयर प्राइस जो है वो 105 है, या कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो सेम 65, 12, 28 हमने चारों हमने क्या लिखी, सोर्स ऑफ फाइनेंस लिख दिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ओके सर। अब देखो टोटल होता है इसका 1,05,00,000। ओके। अब देखो इसका वेट लगा दो, तो वेट कैसे लगाते हो एक बार बता देता हूँ, बाकी सबको आता होगा अब तक अगर इलस्ट्रेशन भी अच्छे से किए हैं तो। 65 लैक्स डिवाइडेड बाई 1,05,00,000, तो आपका वेट आ जाता है 61.90%। तो 0.619 जनरली वेट का टोटल 1 होता है, तो अपने को पॉइंट्स में आंसर लिखना है, ठीक है। तो 0.619 हो गया, ये हो गया सर। फिर 0.114, 0.190, 0.076, टोटल आपका 1 आ गया। हाँ सर 1 आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये 16.3 थी तो 0.163 ले ली। हाँ सर। फिर ये 12 था तो 12 का 12 सीधा ले लिया। क्यों? क्योंकि पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड में नहीं होता है, ठीक है। फिर ये 10.5 और ये 0.7, ये यहाँ पर स्टार मार्क क्यों है, क्योंकि इसमें से टैक्स डिडक्ट किया गया है। ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस वेट, ये वाला जो वेट है इनटू आपको क्या करना है, आपको करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC, ठीक है। ये जैसे आपने किया 0.619 आप ले मल्टीप्लाई करो किससे, 0.163, तो आपका आ जाता है 0.1009, ठीक है। ऐसे ही आप चारों मल्टीप्लाई करोगे 0.0137, 0.020, 0.0053, आपका टोटल कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 0.1399, मतलब बोले तो 14%, ठीक है। तो आपकी WACC क्या आ गई, 14%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ गई, 14%। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। है ना, क्लियर है ना, सिंपल था बिल्कुल। हाँ। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले एक बार और अभी मैं अच्छे से बताऊंगा, इन क्वेश्चन पर ग्रिप बना लेना। ये अभी छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट संभलते नहीं है, तो अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके इस पर ग्रिप बनानी है। ये वाला जो NPV वाला केस है, IRR वाला, ठीक है, इसको फिर से आप मेरे साथ करना। प्रैक्टिस बैच का अपना यही पर्पज़ है कि आप साथ साथ करो, सो दैट अपने को समझ आता रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, ABC कंपनी जो है वो कोटेड है मार्केट प्राइस 25 पर। ओके सर। कंपनी पे करती है डिविडेंड 2 का, इन्वेस्टर जो है वो 6% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, चलेगा। ओके सर।
अब बताओ मुझे, कंपनी देखो यहाँ पर है ना, एक चीज ध्यान रखना, कंपनी अगर एक्सपेक्ट्स टू पे बोले तो क्या है ये, D1। ये है D1, पेड बोले या पेज बोले तो क्या है ये, D0। ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना आपको, अगर जब आपके पास अगर नोट्स हो तो आप नोट्स में कहीं लिख लो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे मिस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू क्या क्या करना है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, इक्विटी की। निकल जाएगी सर, कैसे निकल जाएगी बताओ सर, बता देते हैं। के ही लिखो, D1/P0 प्लस जी। D1 क्या था, D0 × जी, यही होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो ये अपना 2 आ गया, 1.06 आ गया, जी 6% है, ठीक है सर। P0 कितना आ गया, 25 आ गया, और अपना जी कितना है, जी प्लस होगा, जी कितना है। 6%। कभी भी डायरेक्ट 6 मत लिखना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट 6 मत लिखना, हमेशा 0.06 लिखना। उसका क्या रीज़न है, उसका सिंपल सादा एक ही रीज़न है कि अगर आप 0.06 लिखते हो तो आपका कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। 6 लिखा ना तो पॉइंट में कभी जैसे क्या होगा, मान लो आप सोल्व करो, 2 × 1.06 का आंसर आया 2.12, ओके सर। डिवाइड बाय आप करो 25, तो आपका आंसर आता है 0.0848। अब क्या होगा अगर आपने डायरेक्टली यहाँ 6 लिख दिया, लेट से अपन एग्जांपल के लिए यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया अपना 0.0848, और यहाँ पर डायरेक्टली 6 लिख दिया, और कभी अगर ध्यान नहीं रहा तो आप आंसर लिख के आ जाओगे KE = 6.0848, जो कि सही है क्या, नो सर। है ना। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। होती है ऐसी गलतियाँ, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ बहुत मतलब नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने को अभी ऐसा लगता है ना कि अरे इतनी छोटी सी गलती सर क्या बता रहे हो, पर ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना आई थिंक 14.58 या ऐसा 48 आंसर आएगा अपना, ठीक है। सोल्व कर लेना बेसिक मैथ से। ये देखो 14.48 आ गया अपना। यस सर। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, इफ अ कंपनी इशूज 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, ओके, रियलाइजेस 96 पर डिबेंचर, मतलब आपकी नेट प्रोसीड्स हो गई 96, मतलब आपने एक डिबेंचर इशू किया 100 रुपए का, और आपने 96 रुपीज आपको मिले। 96 अगर आपको मिले तो आपकी कितनी वैल्यू होगी, 96, सिंपल है ना। ओके, फिर वाइल द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स, ओके, ये आपका पी हो गया, अपना पीरियड एन हो गया, ठीक है। एट अ प्रीमियम ऑफ 12%, मतलब रिडम्पशन वैल्यू क्या हो गया, 100 + 12%, मतलब 112 रुपये, ओके सर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM। देखो, अगर मान लो ये YTM नहीं बोलता, हाँ सर नहीं बोलता, तो क्या हो जाता, तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान है क्या, आपको मैं बता देता हूँ। अगर YTM नहीं बोले तो आपको क्या करना है, I1 - T करना है, ठीक है सर। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, जैसे आपने I1 - T किया, प्लस RV - NP अपॉन में N, और डिवाइड बाय RV + NP अपॉन में 2। डू यू एग्री विद दिस फॉर्मूला, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। ठीक है। बट यहाँ वाले केस में इसने क्लियरली बोला है कि आपको YTM यूज़ करके करना है क्वेश्चन, YTM यूज़ करना है। तो अगर YTM यूज़ करना है सर, हाँ सर, तो फिर क्या करें, फिर आपको करना पड़ेगा, 2 रेट लगानी पड़ेगी, ओके, और उसके बाद IRR से अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यस सर। है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम YTM लगाएंगे, तो एक चीज़ समझना, पहले ये टेबल जैसे हम बनाते हैं तो एक बार टेबल का फॉर्मेट समझना। आप यहाँ लिख दो क्या, यहाँ लिख दो आप ईयर, ठीक है, ईयर लिख दिया। अब ईयर जैसे मान लो 0th ईयर में, देखो पहले तो अपन कॉलम बना लेते हैं, पहले ईयर लिखा, फिर हमारा आ गया कैश फ्लो, ठीक है, ईयर आ गया, कैश फ्लो आ गया, हाँ सर। एक मिनट मुझे थोड़ा सा वो करने दो, एक्सपांड। ईयर लिखा आपने, कैश फ्लो लिखा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने लिखा डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, और यहाँ लिखा PV, फिर डिस्काउंट फैक्टर लिखा,
और फिर लिखा पीवी। अब ये मैं समझाऊंगा पूरा कैसे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, एक एक करके समझते चलना। अब कैश फ्लो शुरू में क्या हुआ, शुरू में आपका 96 रुपीज़ का आपको शुरू में मतलब आपने पैसे रिसीव हुए। अभी अपन ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको 96 रुपये रिसीव हुए, तो आपने 96 रुपये लिख दिए। डिस्काउंट फैक्टर इसका 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 0th ईयर पर हुए हैं। तो 96 यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर 1, और यहाँ पर 96। इतना क्लियर है, कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. ओके। अब देखो, अब यहाँ पर 12 ईयर्स का इसका मेच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, और आपको कितना 10% देखना, ये आपको 10% देना है। कौन सा कूपन, मतलब इंटरेस्ट। तो आपको अगर 10% इंटरेस्ट देना है, तो आप मुझे बताओ, आप 1 to 12 ईयर्स तक कितना ज़्यादा आप उनको, सामने वाले को, मतलब जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनको क्या अमाउंट दोगे। तो देखो 100 रुपीज़ का अगर डिबेंचर है और आपको 10 रुपीज़ देना है, मतलब आपको कितना देना है, 10, करेक्ट Yes, sir. है ना। एक मिनट रुकना, कैश फ्लोज यहाँ 5 क्यों लिखा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, 100 रुपीज़ का 10% है 12 ईयर्स पे, तो फिर यहाँ पर 5 नहीं आना चाहिए। 1 to 12, ओके। फिर अपना, एक मिनट रुकना है ना, एनपीवी पहले ये कैलकुलेट करना, ये डिस्काउंट फैक्टर जो है ना, ये करेक्ट आ रहा है क्या, एक बार ये देख लो। 1 डिवाइडेड बाई 1.05 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, ये तो करेक्ट है। तो यहाँ पर 5 की जगह आई थिंक 10 आना चाहिए। आपके पास मॉड्यूल है क्या? ओके ओके, वेट 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 वेट, आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक चीज़ हमने मिस कर दी थी, हम क्वेश्चन पर जंप कर गए थे उससे पहले। टैक्स रेट जो है वो 50% है। तो आपका जो है यहाँ पर बनता तो क्या है, बनता आपका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपका बनता तो 100 है, 10 है, सॉरी 100 का 10% 10 है, जैसे 100 का 10% आपका 10 इंटरेस्ट बनता है, पर माइनस जो है 50% जो है वो टैक्स हो गया है, 50% टैक्स है, तो इसलिए 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट No, sir. है ना। ये ध्यान रखना, ये मुझे भी मिस हो गया था कि आपको जो इंटरेस्ट है वो आफ्टर टैक्स लेना है, ठीक है। तो ये आ गया अपना कितना, 5 एवरी ईयर अपने को पे करना है। और यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें आपको बता दूंगा। अब एट द एंड ऑफ 12 ईयर, मतलब 12th ईयर के बाद आप रिडीम करोगे, तो तब आपको कितने रुपीज़ देने हैं, तब आपको 100 रुपीज़ का तो सर शेयर हो गया, और 12% प्रीमियम पर देना है। तो 12% प्रीमियम पर देना है, तो आपका 112 देने होंगे आई गेस, राइट, हाँ, है ना। तो 112 अगर आपको देने हैं, ठीक है सर। अब देखो, अब डिस्काउंट फैक्टर, आप एक चीज़ समझना, आपका शेयर मान लो अभी 10% आपका इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, डिबेंचर का, है ना। अब यहाँ पर 50% टैक्स लग गया, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, इफेक्टिव मतलब फाइनल इफेक्टिव, ठीक है, फाइनल जो रेट लगता है वो तो 5% हो गया सर, बिल्कुल सही बात है। तो आपको जो रेट है वैसी ही लेनी, कौन सी, ये देखो 5% 10%, मतलब एक ऊपर की ले ली एक नीचे की ले ली, है ना। तो आपको ऐसे ही रेट्स यहाँ पर लेनी है। तो लेट से यहाँ पर डिस्काउंटिंग कर दी 5%, यहाँ पर डिस्काउंटिंग कर दी 10%। मेरा आपसे जेन्युइन एक सॉल्यूशन है, जेन्युइन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको आईआरआर में ऐसा लगता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी चाहिए, तो आप सीधा कैलकुलेटर पर ही पूरा सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले, मतलब जैसे मैं बताता हूँ, पहले जैसे मान लो हमको क्या करना है, हमको 12th ईयर के एंड का क्या चाहिए, हमको चाहिए 12th ईयर के एंड का, एक मिनट, हमको चाहिए 12th ईयर के एंड का हमारा, ये क्या बोलते हैं, पीवीएएफ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आप लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, क्यों 5% है तो 1.05, इसको एज इक्वल्स टू करो 12 टाइम्स। करो मेरे साथ, जो भी बच्चे यूट्यूब पर भी देख रहे हो आप करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया आंसर? 0.5846. नहीं नहीं नहीं, एक बार और करो, आंसर शायद गलत आया है। तो 0.5568. हाँ हाँ, देखो चेंज हुआ ना आंसर। हाँ हाँ. हाँ ठीक है, 5 5 अपना 7 कर दो, 3 डिजिट तक कर सकते हैं, ठीक है।
फिर देखो अब यहाँ पर एक चीज समझना, जैसे ही इतना हो गया, हाँ सर हो गया, अब यहाँ पर आपको 1 to 12 ईयर्स का करना है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना आएगा, सेकेंड ईयर के एंड पे कितना आएगा, थर्ड ईयर के एंड पे कितना आएगा। इतना हम क्या 12 बार थोड़ी लिखेंगे, मतलब इतना तो अपने में दिमाग है ना, वरना पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे पूरा। तो हम 1 to 12 ईयर्स लिखते हैं, और ये जो बटन है इसमें जीटी करके है ना, अगर किसी के पास दूसरा कैलकुलेटर हो तो मेक श्योर करो उसमें जीटी बटन होना चाहिए, एफएम के पेपर के लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे आपने जीटी किया तो आपका आंसर आ जाता है 8.863, ठीक है। आपका क्या आंसर आ जाता है 8.863, ये बिल्कुल अपना उधर से भी मैच हो रहा है, मैंने चेक कर लिया 8.863, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, ये आपका शुरू का इनफ्लो था, ठीक है। अब आपको आउटफ्लो बताना है, तो आप मल्टीप्लाई करो 5 को 8 से और 112 को 0.5 से, तो आप करो आंसर 8.863। 44.31 ओके मैं लिख रहा हूँ 44.31, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे कर लो 62.34 62.34, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यही अपने को 10% पे डिस्काउंटिंग करनी है सर, कर देंगे। कैलकुलेटर चलाओ, ठीक है। 1 लिखो, 1 में डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है। ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अपना आंसर आ रहा है 0.319, 0.319 है ना। 0.319 हमारा आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर आप जीटी कर दो, ऊपर अब कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल आपको जीटी करना है, 6.814 आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ इसको आप कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीवी एट द रेट क्या आ जाएगा 10%, यहाँ पर आपका क्या आया पीवी एट द रेट 5%, ओके। तो ये जैसे आप लिखोगे तो आप मल्टीप्लाई करो, मुझे बता दो आंसर फटाफट। 34.0, 34.07 हाँ जी, and then second में 35.73 ओके परफेक्ट। अब देखो अब कैलकुलेट करो आप एनपीवी, ठीक है। आपको कैलकुलेट करनी है एनपीवी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रही है और यहाँ पर क्या आ रही है ये मुझे बताना, ठीक है। तो आपको 96 लिखो, 96 में से माइनस करो क्या, आप 44.31, फिर माइनस करो 62.34, मतलब आपकी ये एनपीवी आई है, एक्चुअली पॉजिटिव एनपीवी है क्योंकि आपको ज़्यादा मिला और आपने कम रिटर्न किया। तो अब अभी लिखो 10.65 यहाँ पर, ठीक है। और 10% के हिसाब से कर दो, अब 10% के हिसाब से कितनी आ रही है 96 माइनस 34.07 माइनस 35.73, 26.2, ये अपना ये एक्चुअली ठीक है, हाँ ये प्लस में जा रहा है ये माइनस में जा रहा है, पर उल्टा लिखते हैं वो उतना लोड मतलब। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा उल्टा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों उल्टा लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो 96 हमने माइनस में लिखा है, टेक्निकली ये हमारा इनफ्लो है। डिबेंचर जो हमने इशू किए 96 रुपीज़ आए, तो सर ये 96 रुपीज़ आए हैं। तो अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा कैसे प्रेजेंट करोगे मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। एक मिनट, अब मेरे को कलाकारी करनी पड़ेगी थोड़ी, बट मैं आपको समझा दूंगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये आपका रहेगा प्लस का, और ये रहेगा आपका, ये दोनों माइनस में रहेंगे, तो वो करेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने का यहाँ पर, क्योंकि इनफ्लो हमेशा आपका पॉजिटिव है और आउटफ्लो जा रहा है, वो जैसा भी होगा प्लस माइनस का इतना लोड मतलब हो जाएगा, वो जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे अपन ऐसा कर सकते हैं, तो फिर अपना ये आ जाएगा माइनस में आंसर, ठीक है। आ गया, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट है क्या नो इसमें। सर ओके। अब देखो आईआरआर में आपको बता देता हूँ, देखो ये मेथड देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आराम से डुएबल है, अचीवेबल है। बट मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग आईआरआर टेस्ट करता ही करता है। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो आईआरआर डाल दो, या फिर थोड़े और अपन क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन डाल दो। तो हमको अभी आईआरआर को एक बार और अच्छे से समझ लो, फिर आगे हम थोड़ा स्किप करते चलेंगे, आईआरआर अब बेसिक आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला आप बोलोगे कि मैं लिख दूं, मैं लिख
lower rate हाँ plus NPV at lower rate हाँ बिल्कुल करेक्ट। upon NPV at lower rate minus NPV at higher rate ओके, माइनस एनपीवी एट हायर रेट, बिल्कुल सही, or difference in rate. बिल्कुल परफेक्ट। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया ना? लॉजिक अपना ये ऐसा है कि आपने को क्या करना है, अपन यहाँ खड़े हैं और यहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ खड़े हैं +10.65 पर, या फिर आप उल्टा लिखो क्योंकि आप माइनस इधर रहता है ना जनरली, तो आप यहाँ खड़े हो +10.65 पर, ठीक है सर। और यहाँ जाना है -26.2 पर, ठीक है सर। अब आप एक चीज़ समझना, हमें एनपीवी क्या होता है, एनपीवी वो होता है जहाँ पर आपका ना पॉजिटिव, मतलब जैसे एनपीवी जनरली अगर मान लो जीरो के केस में, आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी वहाँ पे जीरो होगा। 8 आईआरआर, ये आप कहीं पे अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, 8 आईआरआर एनपीवी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपने ऐसी रेट ढूंढ ली जहाँ पर कैश फ्लो और आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों बराबर है, मतलब कैश जितना अपने आया और उतना ही गया, और जो हमारा रेट हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो हमको जीरो पे आना है सर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है 10.65, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, और नीचे लिखना है पूरा ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि आपको इतना रास्ता ट्रेवल करना है ना। पर टोटल रास्ते की डिस्टेंस क्या है, टोटल तो इतने की है ना सर। तो आपको रास्ता इतना ट्रेवल करना है, पर आपकी टोटल डिस्टेंस जो है वो तो इतनी सारी है पूरी की पूरी, आपको ट्रेवल सिर्फ इतना करना है। तो आपको क्या करना है, आपको 10.65 ऊपर लिखना है, और आपको नीचे क्या लिखना है, 10.65 माइनस 26.2, तो टेक्निकली ये प्लस हो जाएगा, है ना। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 5% का रेट था, ये है 10.65 अपॉन में, ये सीधा सोल्व करके लिख दें, है ना। 10.65 प्लस 26.2, 36.85, 36.85। ओके, अब डिफरेंस इन रेट कितना था सर, आप मुझे बता दो। 5%. 5%, ओके सर। इसको फटाफट सोल्व कर दीजिए, फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। अब हमने क्वेश्चन को एकदम फोड़ ही दिया है अच्छे तरीके से। 6.449. ओके, मैं एक बार कर लूँ, मुझे थोड़ा हाँ सा सर. डाउट लग रहा है। यह है इंटू 5 किया +5, हाँ 6.445, करेक्ट। हाँ. हाँ, ये अपना आंसर आ गया। अब आंसर मैच भी कर लो सर, अरे एक नंबर सर, अब बोलो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? No sir. क्वेश्चन अपना अच्छे से हो गया। आईआरआर का कंसेप्ट मैंने एक बार और अच्छे से समझा दिया है, किसी को कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ बैक करके फिर से पढ़ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा टेस्ट किया आईआरआर वाला। बड़े क्वेश्चन में आईआरआर अगर आता है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि अपन ने आईआरआर बहुत बार कर लिया है ना, आईआरआर के एक्सपर्ट बन गए अपन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाए। Yes sir. हाँ जी, एक मिनट। ओके, एक्चुअली क्या वो जूम मीटिंग एंड होने वाली है, बट 7 मिनट्स है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच में पॉज करेंगे, देखेंगे, है ना। ओके क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है मास्को लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल 10 लैक्स, अच्छा इसको 10 लैक्स रुपीज रेज करना है, ओके सर। फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स इट हैज़ 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस, अच्छा 2,10,000 इनके पास पड़े हैं और इनको 10 लाख रेज करने हैं, ठीक है सर। फर्दर डिटेल्स क्या है वो बता दिया। डेट इक्विटी का क्या रेशियो है, 3:7। अब देखना यहाँ पर इस इक्विटी में क्या ये जो रिटेन्ड अर्निंग जो है 2,10,000, ये इसका पार्ट होगी क्या, Yes sir. होगी। बस इतना हाँ. बहुत अच्छा, ये ट्रिकी पॉइंट था, बस इसका ध्यान रखना था, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ डेट जो है अप टू 1,80,000 10%, बियॉन्ड 1,80,000 16%। क्या है, लॉजिकल लग रहा है आपको कि 1,80,000 तक आप लोन लोगे तो हम 10% के इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे, 1,80,000 के ऊपर लोगे तो हम 16% इंटरेस्ट रेट पे दोगे।
मतलब है डेटा फिगर, ये उल्टा भी गिवन होता तो अपने क्वेश्चन करना है, वो बात नहीं हो रही। पर क्या लॉजिक इसमें समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों है सर, पहले रेट कम था अब रेट ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। पता नहीं सर। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। देखो, कोई कंपनी को अगर आपने किसी फ्रेंड का एग्जांपल लो, ठीक है, अगर आपने उसको 10,000 रुपये दिए, ठीक है, तो 10,000 मान लो, जैसे हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी, देखो कोई मतलब बच्चे रहते हैं अपन तो 1,000 रुपये भी बहुत होते हैं, बड़े हो गए तो मान लो 5,000 10,000 भी दिए, ठीक है। एक मिनट। हम्म। ठीक है, अब विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। ओके। तो आपने किसी फ्रेंड को अगर मान लो 10,000 रुपीज दिए, तो 10,000 तक आपका ऐसा था कि चल ठीक है यार, तो फ्री में रख ले, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही दे देता हूँ, चल जाएगा। या फिर मान लो मिनिमम जो भी 10% आपने कोई बिजनेसमैन को दिए, फ्रेंड छोड़ो, वहाँ पे रिश्तों में हम दरार नहीं लाएंगे इंटरेस्ट लेके, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सोचते हैं किसी फ्रेंड को दिए, ठीक है। तो अगर मान लो आपने किसी फ्रेंड को अगर दिए, किसी मतलब बिजनेसमैन को आपने पैसे दिए, तो आपने 10,000 तक की, ठीक है यार, 10% रिटर्न पे चल जाएगा। लेकिन 10,000 के ऊपर अगर आप लोन दोगे, तो आपके दिमाग में ये आएगा ना, अरे यार ये फ्रॉड तो नहीं करते, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेता हूँ, रिस्क बढ़ गई ना कहीं ज़्यादा पैसे दे दिए मतलब रिस्क बढ़ गई। तो कंपनी में 1,80,000 तक ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। 1,80 के ऊपर जा रहे हो मतलब रिस्क बढ़ रही है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे हो, तो आपको हर साल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीपेमेंट करना पड़ेगा। इस वजह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। यहीं पर कम होता तो क्वेश्चन था, करना था, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया, लॉजिक से अपन चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सब चीज़ें, अरे हाँ ये तो देखा हुआ है, अरे सर ने ये बताया था, इसमें तो ऐसा होता है, तो दिमाग को क्या कंफर्ट आ जाता है क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स आते हैं तो कंफर्ट आपका बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। ओके। है ना। अब अर्निंग पर शेयर आपका गिवन है 4, डिविडेंड है 50, तो डिविडेंड कितना आ गया आप मुझे बता दो। 2 आ गया, यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है 10%, करंट मार्केट प्राइस क्या है 44 है, टैक्स रेट आपका 50। ओके सर, अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, मतलब आप जो एडिशनल फाइनेंस रेज करने वाले हो उसको मुझे बताओ कि आप किस पैटर्न में किस रेशियो में रेज करोगे। ओके सर, तो हमको कुल मिला के ये देखना है कि अपना 3:7 जो भी 7:3 वाला रेशियो है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। ओके, देखो अब देखना, पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, क्या करना है, 10 लाख का फाइनेंस अपने को लाना है। 70% जो है वो इक्विटी से आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशियो देख लो सर, इक्विटी का 7 है, इक्विटी का 7 है, ठीक है, और डेट का 3 है, तो डेट का हमने लिख दिया 30%, 3 lakhs। इसमें कुछ डाउट है क्या। नो सर। ओके, फिर देखो, अब देखना, शेयर होल्डर फंड इक्विटी कैपिटल में से 7 लाख लाने थे, हाँ सर, पर 2,10,000 तो रिटेन अर्निंग में पड़े हैं ना सर, तो लाने की जरूरत है क्या, नो सर। क्योंकि रिटेन अर्निंग वाला हमारे पास राइट होता है, अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2,10,000 तो ऑलरेडी कहाँ पड़ा था, रिटेन अर्निंग में पड़ा था। तो हमने क्या किया सर, हमने ये किया 490 इक्विटी शेयर से नए इक्विटी शेयर इशू करके लाए, और 2,10,000 हमने क्या किया, हमने रिटेन अर्निंग का यूज कर लिया। तो हमारा टोटल 490 लाए, 2,10,000 घर में पड़ा था, बाहर निकाल के रिटेन अर्निंग यूज कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 7 लाख रुपीज। हाँ सर, क्लियर है। अब बताना मुझे कि डेट जो है वो, अब देखना 3 लाख चाहिए सर, आपको 3 लाख चाहिए, ठीक है। 1,80 लोगे तो आपको 10% रेट मिलेगा, 1,80 के ऊपर जाओगे तो 16 मिलेगा। तो अब क्या करना है, 1,80 पे 10% और उसके बाद 120 पर आपको 16% रेट लगाना है, बस यही तो बोला है क्वेश्चन ने। 180 अलग से लिख दो 10% पर, 16% पर 120 लिख दो, इसमें कोई डाउट। नो सर। एकदम सिंपल लग रहा है ना अभी तक, क्वेश्चन क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी पर आपको सिंपल लग रहा है ना, हाँ। यही तो बात है यार अपनी। ठीक है, क्वेश्चन इजी बना के अपन चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटरमाइन द पैटर्न, ये पैटर्न अपन ने क्रैक कर दिया, ठीक है। ओके सर, डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट। ओके, पोस्ट टैक्स कॉस्ट बताओ, एवरेज कॉस्ट मतलब आपको, अब एवरेज कॉस्ट बोल दिया उसने, पोस्ट टैक्स बोल देता तो सिंपल 10 को 50% करते 5 आ जाता, 16 को 50% करते 8 आ जाता, ठीक है। तो ये अपना केस में यहाँ पर
10 को 50 किया 5 आ गया, 16 को 50 किया 8 आ गया। हाँ सर, इतना तो क्लियर है। अब देखो, अब मेन ट्रिकी पॉइंट ये था, ये वर्ड मिस नहीं करना था। क्या? एवरेज। एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा 1,80,000 इंटू आपका आ गया 0.5%। ठीक है, इतना तक क्लियर है? हाँ सर। फिर जो बाकी 1,20,000 था ना सर, उसमें तो सर बहुत ज़्यादा रेट लग रही थी, 0.08 की है। उधर तो 0.5 था, मतलब 5% था, इधर 8% हो गया। टोटल आप करो इसका, टोटल आप करो, बताओ मुझे टोटल क्या आ रहा है। 180 इंटू 0.05, 9,000। ओके, फिर 120 इंटू 0.08। 9600 हाँ, तो आपका टोटल आ जाता है 18,600। और टोटल कैपिटल कितनी थी दोनों को मिला के? 3 लाख। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 3 लैक्स, तो आपका एवरेज कॉस्ट क्या आ गया? 6.2%। हाँ हाँ, सुनाई दे गया है ना, 6.2%। नहीं सर, आपकी वॉइस और वीडियो में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ अरे हाँ। यार इतना बढ़िया चल रहा था फ्लो में। चलो एक बार मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, फिर करता हूँ, है ना, 1 मिनट दो। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम 6.2 तक पहुँच गए थे। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब हमको करना है, देखो हमने क्या किया, हमने ओवरऑल अपना पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट निकाल दी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बता दो। बता देते सर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अलग से नहीं बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कोई वही अपन मान लेते हैं। जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इसमें एक डिफरेंस होता है। क्या होता है सर? वो डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते हैं। कब कब माइनस करते हैं? जब इशू करते हैं जब तो इशू करते हैं नेट प्रोसीड्स कैलकुलेशन में। ठीक है, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रिटेन अर्निंग है ना, हाँ, issue इसमें तो इशू थोड़ी ही नहीं करते कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कहीं पे आपको फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं दिया है तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ओके। ओके, चलो यहाँ बढ़ते हैं, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? अब सिंपल हो गया फिर तो। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, के और के आर एक साथ लिख दिया। बेसिक फॉर्मूला D1 अपॉन P0 प्लस जी। हाँ सर, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था क्या? देखना, है ना, जी क्वेश्चन में गिवन था क्या? मुझे तो दिख रहा है, आप हाँ, बता दो। 10%। 10%, हाँ सर। फिर देखो D1 गिवन था क्या? D0 था 2, तो हम कर लेंगे। ओके सर। अब P0 गिवन था क्या? 44, ये भी गिवन था सर। तो सिंपल सी तो मैथ्स है यार। देखो क्या करना है आपको, आपको लिखना है के इज इक्वल्स टू D0 इंटू 1 पॉइंट, मतलब जो भी आपका 1 प्लस जी हो गया, है ना, डिवाइडेड बाय P0 आ गया आपका, और यहाँ पर जी आ गया, है ना। तो यहाँ पर D आ गया 2, ये आ गया 1.1, ये आ गया 44, और ये आ गया, देखो यहाँ 10 लिख दोगे। और 0.10 भी लिख सकते हैं। हाँ, वही लिखना है, मतलब आप तो यही मान के चलो, लिख तो कुछ भी सकते हैं, पर अपने को वही लिखना है, क्योंकि अपने को गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अपने को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, फिर मैं आपका रिजल्ट लगाऊंगा मेरे पास्ट स्टूडेंट्स में। ठीक है, बुक में भी आपका फ़ोटो लगा देंगे। ठीक है। है ना, 15% आ गया अपना। ओके, अब क्या करना है? अब हमको ये 15% जैसे आ जाता है तो हमारा ये काम हो जाता है। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब सर फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? फोर्थ पार्ट बोल रहा है कंप्यूट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, ओवरऑल दिखा देंगे, हमको क्या दिक्कत है। ओवरऑल में क्या करना है? ओवरऑल में आपको देखो, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं सर इस मामले में। ठीक है, हमको क्या करना है, इक्विटी लिख दो, डेट लिख दो। इक्विटी में 7 लेख आ गया अपना, डेट में कितना 3 लेख आ गया। ठीक है, इसमें 0.7, इसमें 0.3। हाँ सर, इसमें 15%, इसमें 6.2%। 15% ये वाला लिया यहाँ से, और 6.2% ये वाला लिया यहाँ से। ठीक है, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया 10.5, ये आया 1.86, तो हमारा टोटल हो गया क्या? 12.36। मतलब देखो,
आपका 99%, अगर मान लो जैसे 2 आइटम है ना, जैसे डेट है आपका कितना 6.2, ठीक है, और आपका इक्विटी कितना है, इक्विटी है आपका 15%। तो ये किसी भी रेशियो में हो, 0.5 0.5 हो, 0.8 0.2 हो, कुछ भी रेशियो हो, दोनों का आंसर जो है वो 6.2 से 15 के बीच में ही आएगा, सिंपल। तो इन केस अगर आपका थोड़ा सा उलुल जुलुल हो जाता है कि सर कुछ तो क्लेरिकल एरर हो गया है, कुछ तो पॉइंट इधर उधर हो गया है, हमारा आंसर आ रहा है 17%, हमारा आंसर आ रहा है 3%, हमारा आंसर आ रहा है 4%, तो ये सारे आंसर गलत है, क्योंकि इसके बीच का ही आएगा। दो चीज का एवरेज करोगे तो उसके बीच का ही फिगर आएगा ना, ठीक है। तो ये अपने को, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपका आंसर कभी गलत हो जाता है तो सेफ्टी में आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहे हैं डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लिमिटेड, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। एक मिनट, है ना। ओके, ठीक है। बेस्ट लिमिटेड का क्या बोल रहे हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, मतलब अब 2 बार अपने को WACC कैलकुलेट करना है, एक कैसे बुक वैल्यू पर और एक मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू पर कैसे कि सर शेयर का प्राइस दे देगा 110, डिबेंचर का प्राइस दे देगा 90, फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अभी ट्रेड कर रहे हैं 105 पर, 10 मतलब लेट से 8 पर, तो इस टाइप से मार्केट वैल्यू के वेट लेने पड़ेंगे। पर यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन ने दे दिया, ये 120, 30, 36, 9, ये 2,33,75, ये 1040, ठीक है। ओके सर, जस्ट अ मिनट। हम्म, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो ओके। यस सर। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। इक्विटी शेयर जो है वो कोट है 130 पर शेयर, न्यू इशू प्राइस जो है वो 125 है, ठीक है सर। फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 5, ओके सर, समझ में आ गया। इक्विटी शेयर अभी 130 पर चल रहे हैं, और अभी अगर इशू करने जाएंगे तो 125 पर इशू होंगे, और 5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है, ओके। अब देखना, डिविडेंड जो है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years डिविडेंड है स्टेडीली इंक्रीज फ्रॉम 10.6 टू 14.19। अच्छा, 5 साल में D0 से D5 तक, पहले D0 10.5 था, 10.6 था, 14.19 हो गया, ओके सर। मतलब ये जी निकालना हमें खुद पड़ेगा, ओके। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 पर शेयर, मतलब अब 15 होने वाला है, ओके। प्रेफरेंस शेयर जो है वो 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105। मैंने आपको क्या बोला था, प्रेफरेंस शेयर 105 हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर 105 हो गया, मतलब ये अपने को ऐसा बताना चाह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर क्या बोला, डिबेंचर द कंपनी प्रपोजेज इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर, मतलब 11 साल की मेच्योरिटी, 11 ईयर पीरियड हो गया आपका, 15% डिबेंचर, बट यील्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी एंड रिस्क क्लासेस 16%। अच्छा, मतलब सेम डिबेंचर आप 15% पर जो इशू करने वाले हो ना, वो मार्केट में 16% रेट है, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट भी हम आराम से करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट आपका 2% हो गया। आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया क्या पूरा? मेरा पर्पज़ ये था कि आप क्वेश्चन को ध्यान से शांति से समझ लें। एक एक एडजस्टमेंट में फिर से ऊपर जाके आपको क्लियर कराऊंगा, वो टेंशन नहीं है, पर क्या क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। समझ लिया क्या? यस सर। ओके। ठीक है, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर अच्छे से अपन करते हैं, फिर से डबल आएंगे इन चीज़ों पे। अब देखो, सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो चाहिएगी ना सर। बुक वैल्यू वेट कैलकुलेट करोगे या मार्केट वैल्यू, दोनों में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सारा लगेगा। क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखना, आपका फॉर्मूला देखना, के ई इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, ठीक है, और प्लस जी करेंगे, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो पहले जी कैलकुलेशन सीख लेते हैं ना, सीधा ये तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, पर अपने को जी की कैलकुलेशन देखनी है पहले, ठीक है। तो देखना, एक चीज़ समझना, यहाँ पर आपका अभी शेयर था, अभी डिविडेंड था 10.6, ठीक है, वो ऐसी रेट से ग्रो हुआ 5 साल में कि वो पहुंच गया कहाँ पे, 14.19।
इसमें कुछ दिक्कत है क्या? ये बेसिक इक्वेशन मैंने बनाई, कोई समस्या? नो सर। ओके, 1 प्लस आर की पावर 5 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करो, 1.338। हाँ सीधा देख लिया ना? नहीं किया ना कैलकुलेटर। अच्छा किया फिर ठीक है, मुझे लगा मैं गया था कैलकुलेटर तक, मेरे को सीधा आंसर दिखा ना, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपका 1 प्लस आर की पावर आ गई, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर टेबल एफ वी आई एफ, देखो अगर क्या होता है, ऐसी एक टेबल होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी टेबल कभी कभी मोस्टली मतलब इंस्टीट्यूट पेपर में दे देता है कि ऐसी टेबल आप सीधा यहाँ से आप फिगर उठा लो, क्योंकि क्या होता है 3 डिजिट तक जाता है, तो फिर इंस्टीट्यूट परेशान होता है किसने 3 डिजिट लिया, किसने 4 डिजिट लिया, अलग हरकतें दी है। तो इंस्टीट्यूट ऐसी टेबल दे देता है, तो सीधा वहाँ से टेबल से आप उठा सकते हो। तो टेबल से इसने क्या उठा लिया, टेबल से इसने सीधा यहाँ पर ये उठा लिया कि 1.338 जो है वो 5 ईयर्स में कौन कर देगा, 6% का रेट कर देगा। जैसे क्या आप करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.06 करो, यस सर। 1 मिनट है ना, तो आपका 1.338 जो है फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। 1 मिनट है ना, मुझे देखने दो 1 मिनट। हाँ, ये लिखना 1.06, ठीक है 1.06 लिखा। यस सर। अब इंटू, अब अपने को पावर लगानी है, तो इंटू इज इक्वल्स टू ऐसे ही पावर लगाते हैं, राइट? हाँ है ना, तो एक करो, 1 2 3 4 5, मैं ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 4 बार करेंगे क्योंकि एक बार वो खुद है ना, पावर में एक लेस नंबर तक करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ गया, 1.338 आ गया। हाँ ओके, तो ये सीधा आपने 6% उठा लिया, अगर टेबल में गिवन होगा तो ऐसे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा आईआरआर मेथड या रेंडम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कौन से से ये फिट बैठ रहा है, ठीक है तो ना। सर इसका कुछ वो भी होता है ना कैलकुलेटर में, मतलब सॉल्व करने का रेट निकाल, मतलब ग्रोथ रेट निकालने के लिए। ग्रोथ रेट नहीं, मोस्टली तो यही चलता है, जैसे आप है ना ट्रायल एंड एरर ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर फिगर 1 प्लस आर दे रखा है, 1 प्लस आर की पावर 5, हाँ तो आपको एक एस्टिमेशन ही लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने लेट से 5 लिया शुरू में, है ना, फिर आपको लगेगा कि अच्छा कम आ रहा है तो थोड़ा बढ़ा लो, ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है। है ना। ये वाला पार्ट ऐसे ही होगा, बट मोस्टली अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो आपको ये टेबल मिल जाएगी, आप उसका टेंशन मत लो। ये टेबल इंस्टीट्यूट दे देगा, ठीक है, वरना वैसे कैलकुलेशन हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, है ना। हाँ ये तो क्या टीवाई के का क्वेश्चन है ना, इसलिए इसमें टेबल गिवन नहीं है ना, अदरवाइज हो जाएगा। बेसिक चीज़ है, आप ट्रायल एंड एरर करोगे 2 बार में तो आंसर आ जाता है। अब देखो, अब ये अपना के ही आ गया, जी अपना आ गया 6, ओके सर। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, के इज इक्वल्स टू D1 क्या है, D1 आपका है, देखो D1 है 15, है ना, तो यहाँ लिख दो 15। प्राइस क्या है 125, क्यों, क्योंकि अभी इशू करने का प्राइस देखते हैं हम। यहाँ पर 2 प्राइस गिवन है ना, एक है 130, एक है 125। आप इन दोनों का अगर पर्पस मुझे समझा दो क्वेश्चन के एंगल से तो मज़ा आ जाए। 125 का तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि न्यू इशू करने वाले हैं और फ्लोटेशन कॉस्ट 5 की है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इसको 125 माइनस 5। पर इसका अगर मीनिंग मुझे समझा देते कि वो 130 क्यों गिवन है, पहले कैलकुलेट कर दूँ क्या फिर पूछता हूँ। 15/120 प्लस 0.06, 18.5 आई थिंक। हाँ चलो, ये अपना हो गया। अब मुझे ये बताओ आप कि ये जो है अपना, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ये 130 क्यों गिवन है, अगर आप बता सको तो। अदरवाइज मैं तो हूँ ही सही, आपका दिमाग अगर आप लगाना चाहो। अब 125 मतलब डिस्काउंट में इशू किया है आई थिंक शेयर। नहीं नहीं, एक्चुअली देखो क्या होता है, शेयर का प्राइस, देखो ऐसा इंस्टीट्यूट को करना नहीं चाहिए, पहली बात तो, है ना, ये तो साइड रख देते कि इंस्टीट्यूट ने किया वो तो गलत है ना। 2 शेयर क्यों दे रहे हो सर आप, इक्विटी शेयर का पहले बोल रहे हो कि 130 है और फिर न्यू इशू प्राइस जो है वो 125 है, जितने में ट्रेड हो रहा उतने में इशू करोगे ना यार। ये तो पहली चीज़ हो गई, फ्लोटेशन कॉस्ट भी अग्री, बट ये सेम होना चाहिए था ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 130 आपको इसलिए दिया गया है, ये आप क्वेश्चन करोगे तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, मुझे भी कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला था, ठीक है। एक्सपीरियंस से ये इसलिए दिया है क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में बोला है आपको ये भी कैलकुलेट करके देना है, तो आपको शेयर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना 130, इसलिए गिवन है वो, ठीक है, मार्केट वैल्यू के लिए। ओके, अब दूसरा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में मैंने आपको क्या बताया था, रोटेशन कॉस्ट नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ देखो 15 आ गया, यहाँ नीचे 125 आ गया और यहाँ 0.06 आ गया। आंसर आया क्या अपना 18%। 18%, बहुत बढ़िया। अभी मैंने वो कंसेप्ट यहीं पर समझाया था और ये देखो अपना क्वेश्चन में अप्लाई भी हो गया, ठीक है। तो बढ़िया जा रहे हैं अपन, सही जा रहे हैं, बढ़िया। फिर प्रेफरेंस शेयर कर दो सर। प्रेफरेंस शेयर में क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर में आप देखना यहाँ पर 15% है 100 का, मतलब 15 रुपीज़ आपका कूपन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और 105 पर है, तो आपको क्या लिखना है 15/105, 14.29, ये आ गई 14.29, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर करना है। ये देखो फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ हो गया, ये यहाँ का फॉर्मूला है, थोड़ा सा वो अब एडिटर ने जो किया है ना टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, तो आप देख लेना, है ना। अब आपको क्या करना है, आप समझना, आपको डिबेंचर जो है वो 15% वाला है, हाँ सर। तो 15 रुपीज़ का आपका 100 का हो गया ये तो डिबेंचर, है ना। तो 15 आपने इंटरेस्ट लिख दिया, है ना। 15 में यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। 15 आपने इंटरेस्ट लिख दिया, 1.35 टैक्स रेट है। आरवी क्या है आपका, रिडम्पशन वैल्यू बता दो मुझे। रिडम्पशन वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब 100 मान ले, ठीक है। पीरियड क्या है 11, आरवी 100 और यहाँ पर 2। सर मैंने कुछ तो मिस हो रहा है फॉर्मूला में, यहाँ यहाँ कुछ आएगा, वो मैंने अभी नहीं लिखा है ना। यही अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखना, अब ये मैं यहाँ से थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़ूंगा, तो आप समझ से चलना। देखो, सिंस यील्ड ऑन सिमिलर टाइप ऑफ डिबेंचर 16%, इस पर रिटर्न कितना है 15, सिमिलर डिबेंचर पर 16, मतलब कुछ तो जो ले, इसमें 15 है उधर 16 है, मतलब दिमाग को एटलीस्ट बस ये क्वेश्चन करवा दो कि हाँ कुछ तो जो ले, है ना, इतना तो ठीक है। कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफर डिबेंचर एट डिस्काउंट, क्यों, क्योंकि अगर आप मार्केट में 15% पर इशू करने वाले हो और सेम मार्केट में 16% पर दूसरे लोग, दूसरी कंपनी इशू कर रही है, तो कोई आपका डिबेंचर खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। तो आपको कम प्राइस पर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। कितना समझ में आ गया। तो अब एक चीज समझना, आपका ये है क्या, आपका ये हो गया कूपन, 15 आपका फिक्स है, 15 को नहीं हिलाना है। डिवाइडेड बाय 0.16 क्यों किया, 15 ये ऐसे किया है, 15 डिवाइडेड बाय 16%, ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया कि हम उसको इक्वलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सेम डिवेंचर 15 पे जाएगा 16 पे जाएगा, तो ऑब्वियसली सबको ज़्यादा पैसा चाहिए, सब 16 में इन्वेस्ट करेंगे, सारे डिवेंचर 16 के खरीदेंगे, पर हमको तो 15 वाला बेचना है ना सर, तो क्या करें, तो आपको प्राइस कम कर दो, या तो इंटरेस्ट बढ़ा दो या तो प्राइस कम कर दो, दो ही ऑप्शन है, या तो सामने वाले की इनकम बढ़ा दो या उसकी कॉस्ट कम कर दो। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 15 डिवाइडेड बाय 16% आपका आता है 93.75, ठीक है। अब देखो ये आपका इशू प्राइस होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन, इसमें कुछ डाउट है कि आप आराम से सोच लो, आपको कुछ लग रहा है क्या, कुछ पूछने का मन हो तो आप पूछ लो, है ना, ठीक है। ओके, कंफर्ट लेके ही चलेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है, आपको ये अटेम्प्ट पास ही कराना है अपने को, ठीक है। तो अब देखो सेल प्रोसीड्स कितनी आ गई 93.75 माइनस 2 रुपीज़ फ्लोटेशन कॉस्ट, क्यों माइनस किया सर, नेट प्रोसीड के लिए तो माइनस करेंगे ही ना सर, हर बार करेंगे तो 91.75 आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है 91.75 लिख लेना है। अब क्वेश्चन में अभी केडी कैलकुलेट हो जाएगा क्या,
चलो आप केडी कैलकुलेट करो, मैं भी केडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। ठीक है। तो 15 इंटू 0.65 9.75। मैं स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.75 डिवाइडेड बाय 11.75 191.75 डिवाइडेड बाय 2 95.875। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.75 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 95.875 10.95%। क्या हमारा आंसर सही है क्या? शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या? ये वाले देखो कुछ कुछ ट्रिकी पॉइंट्स थे, एक के ई के आर का ट्रिकी पॉइंट था इस क्वेश्चन में। दूसरा ट्रिकी पॉइंट क्या था कि सर ये जो 15-16% वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था, इसमें अपना एनपी कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये ट्रिकी पॉइंट हो गया। और कुछ दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो आपको देख रखा है मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मेथड वाला, ये कैन, ये यहाँ पर क्या लिखा है, कैन ऑल्सो बी फाउंड, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। तो अब अवॉइड करना, यही करो, आगे बढ़ो, सिंपल सीधा साधा ऑप्शन है तो वही करके चल लो, ठीक है। ओके, इतना पार्ट अपना हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मांगा क्या था, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट से निकाल दो। तो हमने सारी कॉस्ट तो निकाल दी, है ना। अब आपको क्या करना है, अब से बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू रख के खत्म करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, इक्विटी शेयर रख दिया 120, देखना यहाँ पर देखना 120 30 36 9, सेम यहाँ लिख दिया 120 30 36 9, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ना। ओके, तो ये हमारा ये आ गया। अब देखना यहाँ पर स्पेसिफिक कॉस्ट क्या आ गई, स्पेसिफिक कॉस्ट समझना 18.5% इक्विटी की थी क्या, है ना, और के आर की 18, तो हमने 18.5% ये लिख दी और के आर की लिख दी 18। ओके सर, फिर कॉस्ट ऑफ डेट की आ गई 10.95, प्रेफरेंस आ गई 14.29। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या कर रहा है, मार्केट वैल्यू में क्या कर रहे हैं हम वो देखते हैं अब, है ना। इतना समझ में आ गया था, अब मार्केट वैल्यू समझते हैं। मार्केट वैल्यू में यहाँ पर 160 कैसे आया कि देखो 120 इज टू मार्केट वैल्यू टू ऑफ इक्विटी हैज बीन अपॉर्चन्ड इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स। क्यों? देखना, अभी यहाँ पर पहले आपकी मार्केट वैल्यू, यहाँ पर बुक वैल्यू क्या थी 1,20,000 और रिटेन अर्निंग 30,000, मतलब रेशियो क्या है हमारा 12:3। हाँ 120:30 करेक्ट, चलो ये लिख देते, अब टेंशन ही मतलब, ठीक है। अब 12:3 हो गया। अब इसको क्या मैं 4:1 भी लिख दूं, सारा बस शॉर्ट ही कर रहा हूँ उसको, है ना। तो इस 2CR को हमने 2 में ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2CR देखो 200 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, 160 और दूसरा 40, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख दिया, है ना। अब ये समझना, यहाँ पर इनके वेट तो क्लियरली गिवन थे 3375 1040, तो ये सीधा हमने यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए 3375 और 10.4, ठीक है 1040, मतलब ये लेक्स में लिखा है। यहाँ पर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करो तो अगर आपने डिनोमिनेशन में यूज़ किया है कि जैसे मान लो हम लेक्स करोर्स में लिख रहे हैं, तो हमेशा राइट साइड में अमाउंट इन लेक्स लिखना ज़रूर, है ना। ये नहीं भूलना, वरना ऐसे ऐसी चीज़ों के भी मार्क्स काट लेता है। तो अमाउंट इन लेक्स यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वाला। ओके, अब आप मल्टीप्लाई करो सर, अब 120 से मल्टीप्लाई करो, फिर 160 से मल्टीप्लाई करो। 120 देखो मैं एक बता देता हूँ एक बार, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करो और यहाँ आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ आएगा, ऐसे इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, BV इंटू के MV इंटू के। फिर भी मैं आपको एक बार और समझा दी, 40 इंटू 0.18 का करोगे तो वो यहाँ आएगा, है ना। बेसिक चीज़ थी, फिर भी बता रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को अगर कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो आप यहाँ से समझ जाओगे। ओके सर, अब देखो 120 इंटू 0.185, ये आपका आ गया 22.2। हाँ सर, ये फिर ऐसे कितना आ गया 30 इंटू 0.18, तो 5.4, ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो बुक वैल्यू का आंसर आएगा 33 और इसका मार्केट वैल्यू का आएगा 42। ठीक है सर। अब देखो ये आपकी लग गई टोटल, है ना, इतना समझ में आ गया। ये आपने कॉस्ट निकाल ली अभी। अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, मतलब आपको एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सर ये तो एक्चुअल अमाउंट्स हो गए ना, है ना, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अगर हम वेट से मल्टीप्लाई करते तो सीधा वेट आ जाता, पर यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमने तो अमाउंट्स निकाल दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है 33.73 डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे सर 195। टोटल इसका 195 है। ओके सर, तो 195 किया तो आपका आंसर आ गया 17.29। ऐसे ही आपको 42.76 लिखना है, डिवाइड में क्या करना है 244। ठीक है, 244 जैसे आपने डिवाइड में डाले तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17.51। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर आ गए, कोई दिक्कत इसमें। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आराम से आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, एकदम कॉन्सेप्ट खोल के रख दिया इसमें। मजा आया, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ, मतलब अगर थोड़ा भी बीच में इधर उधर होता तो गए थे क्वेश्चन के साथ। पर आपका यही है कि लाइव में यही एडवांटेज है कि आप हाथों हाथ में पूछता रहता हूँ तो आप बिल्कुल जोन आउट हो ही नहीं सकते। है ना। मैं अभी थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा गला दुख रहा है तो मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा। इनकेस अगर आपको मतलब आवाज़ में थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो आप मुझे बताना, ठीक है। हाँ सर ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। 49, कल्याणम लिमिटेड हैज़ एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34 लैक्स। ओके सर, 3450 एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 7,50,000। अच्छा, मतलब उसके पास अभी 34 लाख का प्रॉफिट है, 34,50,000 का, और इंटरेस्ट आ गया 7,50,000 का। इतना क्लियर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो ईबीआईटी, है ना। फिर द फर्म हैज एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट 16 और 8। अच्छा, ये भी बता दिया। तो सर मतलब थोड़ा सा इसको आप देखोगे, है ना, तो डेट का प्रोपोर्शन तो मेरे को आंखों में दिख रहा है, कैसे कैलकुलेट कर देंगे। अपॉन में केडी, बेसिक सी बात है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, डेट इंटू केडी। तो मैं बस क्या किया, केडी इधर ले आया अपॉन में, यही किया ना। तो आपने यहाँ पर लिखो 7,50,000 और केडी आ गया आपका 0.08 या फिर 8% जो आपको लिखना हो, है ना। तो आपका केडी आ गया क्या, अपना डेट आ गया क्या, कितना आ गया बता दो मुझे फटाफट। 93,75,000। ओके, कनेक्ट हुआ ना ये पूरा, है ना। हाँ। सिंपल सी चीज़ थी बस, ये तो मेरे को दिख गया तो मैंने करा दिया। बाकी क्वेश्चन अच्छा है, देखेंगे आगे, ठीक है। ओके सर, फिर फर्म के पास न्यू प्रपोजल है बिफोर इट विच रिक्वायर फंड ऑफ 75 लैक्स। अच्छा, 75 लैक्स की ज़रूरत लग रही है। ठीक है सर, 75 लैक्स की ज़रूरत लग रही है, देख लेंगे। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एडिशनल प्रॉफिट 14,25,000। अच्छा, मतलब आपको 75 लैक्स लगाने हैं और 14,25,000 आपको रिटर्न में इनकम हो जाएगी। ठीक है सर। अब 14,25,000 डिवाइडेड बाय 75 लैक्स, तो आपको मोटा मोटा 19% का रिटर्न ये दे रहा है। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, आपकी अभी कॉस्ट आ रही है यहाँ पर 16 और यहाँ पर 8। तो इसके हिसाब से तो मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल दिख रहा है। क्या कहना आपका। मैं सिर्फ आपको एफएम सोचना समझना बता रहा हूँ अभी। क्वेश्चन तो कर लेंगे, क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा, पर आप क्वेश्चन को सोचो एक बार कि हम अभी 8 डेट में और 16 इक्विटी में हम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब हमको इतना तो अर्न करना ही पड़ेगा अगर हमको लॉन्ग रन में आगे जाना है ना, प्रॉफिटेबल रहना है। तो हमको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें हम 75 लाख डाले तो हमको 14,25,000 मिल रहे हैं, मतलब हम 19% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्या फिजिबल लग रहा है क्या, मतलब फायदे में है क्या अपन। क्या बोल रहे हो सर मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कम है जितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, हाँ तो उसके अकॉर्डिंग हम फायदे में होंगे। हाँ, दोनों केस में फायदे में, इवन कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम है, हमारा प्रॉफिट 19 आ रहा है ना। ये मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हमको कैसे सोचना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, एकदम
स्पून फीडिंग हो जाएगी, वो टेंशन नहीं, पर अपने क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एडिशनल डेट एट 8% एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी इक्विटी शेयर इन द मार्केट। अच्छा, एडिशनल डेट इशू करने वाले हैं, ओके सर। टैक्स का तो कल्चर ही नहीं, ठीक है, मतलब यही प्री टैक्स डेट की कॉस्ट हो गई, प्री टैक्स केडी भी यही और पोस्ट टैक्स केडी भी यही है, ठीक है सर। कैलकुलेट करो WACC कल्याणम लिमिटेड का बिफोर द प्रपोजल आफ्टर द प्रपोजल, ठीक है। आ गया इतना समझ में, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो आपने वैल्यू ऑफ डेट तो सिंपल निकाल दी, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 0.8, 93,75,000, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ओके, बढ़िया। फिर अब वैल्यू ऑफ इक्विटी में क्या किया आपने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट अपॉन KE, मतलब आपने क्या किया, देखो मैं आपको ले जाता हूँ सीधा लिवरेज के रास्ते, है ना। EBIT आया कितना था, 34,50,000 है आई गेस। हाँ। फिर आया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना निकाला, 7,50,000। फिर आया आपका क्या बचता है, ये EBT। EBT बोल दो, पर इसी को EAT बोल सकते हैं, नोट एक्सेस वाला केस है, ठीक है। हाँ। तो 3450 माइनस 7 अपना 27 आ रहा है गेस, यस सर। है ना। 27 अपना ये आ गया, ठीक है। अब देखना 27, अब देखना आप एक चीज़ समझना, वैल्यू ऑफ इक्विटी देखते हैं। तो अगर आप वैल्यू ऑफ इक्विटी में अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि EAT अपॉन में KE, तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर मैं EAT कैलकुलेट करता तो मैं क्या करता, वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू KE, है ना। तो या फिर अगर मान लो मैं KE करता तो क्या करता, EAT अपॉन में इक्विटी इंटू 100, यही होता है ना। तो अब मैं अगर यहाँ ऐसा लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको, बढ़िया, आपको दिक्कत नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 27 लाख यहाँ लिख देता हूँ और 0.16 यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाता है, मुझे बता दो जरा। 1,68,75,000। ओके, 1,68,75,000 ये आपका हो गया, ठीक है सर। आपने डेट निकाल दिया 9375 का, इक्विटी निकाल दी 1,68,00,000 की, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखना, अब यहाँ पर आते हैं, 1,68,00,000 लिखा, फिर 9375 लिखा, टोटल कितना बना, 2,62,00,000। ये अपना वेट हो गया 1। तो हमने, अब आपको इतना तो पता है ना कि इसका वेट निकालना है, तो अपने को 1,68,00,000 डिवाइडेड बाय टोटल करना पड़ता है 2.62, है ना, इतना ठीक है। तो जैसे ही आपने ये किया तो आपका यहाँ आंसर आ गया 0.64, यहाँ आ गया 0.35, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ गई 16 और 8, ठीक है। तो आपका वेट निकल के आ गया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई वेटेड एवरेज 13.15, इसमें कोई डाउट किसी को, है ना, ये इतना क्लियर था, ठीक है सर। अब देखना, अब आफ्टर प्रपोजल क्या रहेगा स्थिति, है ना। तो ये लोग रेंज करने कितने अरेंज करने वाले, 75 लैक्स, हाँ सर 75 लैक्स। तो देखना, अभी सेम हम यहाँ पर ये वाला केस जो हमने EBIT वाला किया, अब इसके साइड में ही कर दें यहाँ पर, तो मज़ा आ जाएगा। 34,50,000, ठीक है, प्लस आपका 14,25,000 आई गेस, है ना, 14,25,000। तो आपका टोटल, अब EBIT कितना बन गया मुझे बता दो, 48,75,000। समझ में आ रहा है ना, मैं यहाँ से पैरेलल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको रिकनेक्ट हो, है ना। फिर 7,50,000 यहाँ पर इंटरेस्ट था और 75 लैक्स अरेंज किया, उस पर 8%, तो कैलकुलेट कर दो 6 लैक्स। तो यहाँ टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 13,50,000, है ना। तो ये आपका कितना आता है EBT या EAT, 35,25,000, ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपका नया KE क्या हो जाएगा सर, नया KE हो जाएगा आपका, एक मिनट, है ना, क्या बोल रहे हो? ओके ओके, मुझे लगा मुझसे बात करो, ठीक है ठीक। तो KE क्या हो जाएगा, EAT अपॉन में हमारा इक्विटी, ठीक है। तो EAT कितना हो गया, 35,25। इक्विटी भी कांस्टेंट है क्योंकि उसने बोला है साफ साफ कि इक्विटी को चेंज नहीं करना है, हमको तो सारा पैसा कहाँ से लाना है, डेट से लाना है। तो ले आओ भाई, हम क्या मना कर रहे, क्या ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा KE क्या आ जाएगा,
20.88। 20.89 लिख देते हैं, है ना। हाँ 20.89% आपका के आ गया। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ओके, देखो अब यहाँ पर जैसे आपने 20.899 बराबर ही है ना, तो ये आपने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर 20.9 ले लेना, ये 8% सेम का सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप अब देखो दो फिगर ऐड कर लोगे, एक क्या 75 लैक्स और दूसरा क्या 93,75,000। अब डेट बढ़ गई ना, 9375 पहले थी और अपने ने क्या किया, अपनों ने 75 लैक्स का और ऐड कर लिया। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, 75 लैक्स आपने और ऐड कर लिया तो आपका 168.75 ये हो गया, 168.75 ये हो गया, ठीक है। 0.5 का इक्वल वेट हो गया और जैसे ये मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 14.45, 14.45, ठीक है। ये आपका आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म आपका, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे ट्रिकी पॉइंट्स थे। एक तो ये वाला एडजस्टमेंट था, दूसरा अपना ये ऐसे डेट और इक्विटी निकालने वाला एडजस्टमेंट था कैपिटल स्ट्रक्चर में, और सीखेंगे और अपना धीरे धीरे ब्रशअप होता रहेगा। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो मैं फ्री में आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं मेन नंबर नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तो आप आके मुझसे कोई भी डाउट कॉल या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। आपको अगर एफएम की प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन करनी है जो कि अभी लाइव चल रही है, मैं आपको रिकवरी भी करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आप ये बैच पर, ये नंबर पर कॉल कर सकते हो, एफएम की प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी गारंटी है कि मैं आपको एफएम में 35-40 मार्क्स स्कोर करवाऊंगा। इन केस अगर आप बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, आपने ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर रखी थी, तो यहाँ पर CA इंटर 0 to 50 सीरीज को फॉलो करो। कुछ भी डाउट आता है कि सर ऐसा नहीं ऐसा, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे बता दो सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप पर फोटो डाल सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, फिर से समझा दो, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा उस वाली चीज़ पर, ठीक है। ओके सर, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, मुझे जूम कनेक्ट करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर वी आर गोना स्टार्ट 50, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, ठीक है, एक मिनट लाइव स्टूडेंट को ज्वाइन करने दो, फिर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा TYK का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मुझे पर्सनली, आपको कमेंट अगर नहीं भी करना है तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर जो मैंने दिए हैं इस नंबर पर मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा लेक्चर ओवरऑल। और इन केस आपको ऐसा भी लगता है कि सर मतलब लेक्चर थोड़ा स्पीड में जा रहा है, थोड़ा स्लो जा रहा है, कुछ भी फीडबैक हो, यू कैन टोटली गिव इट टू मी, आई अप्रिशिएट द फीडबैक, ओके। और अगर आपको जेन्युइनली अगर थोड़ा बहुत 1% भी हेल्प अगर लेक्चर कर रहा है तो आप प्लीज़ मुझे क्या करिए, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा मैराथन वगैरह भी लेके आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 वंशिता यहाँ पर आपका रह गया था, तो यहाँ पर बस ये वेट कैलकुलेट किया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा के हमने WACC निकाल लिया, ठीक है। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी पॉइंट नहीं था, बस यहाँ पर ये था कि हमने ये 75 लैक्स ऐड किए, इसमें पहले ऑलरेडी 9375 थे, तो ये 1,68,75,000 हो गया, ठीक है। फिगर ऊपर नीचे नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, यही फिगर है, बस इतना ही था, है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर TYK पार्ट, है ना, तो वो हमने चलने देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। A company issues 15% convertible debenture of 100 each, okay, with a maturity of 6 years, ठीक है।
ऑन मेच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, एक डिबेंचर जो है वो 2 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। ओके, आरएफ जो है वो 10% है, मार्केट प्रीमियम जो है वो 12% है, बीटा जो है वो 1.25 है। अरे सर, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब हम के ही कैलकुलेट कर दे क्या, हाथों हाथ खत्म करते कहानी इसकी। हाँ फॉर्मूला मुझे बताओ एक बार, आप बोलोगे तो लिखूंगा मैं। RF हाँ प्लस बीटा हाँ ब्रैकेट में RM माइनस RM। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो अब आरएफ कितना आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 है ना, और प्लस बीटा क्या है 1.25, और आर एम माइनस आर एफ जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। मतलब मार्केट में जैसे क्या होता है आर एफ, मैं आपको 1 मिनट समझा देता हूँ लॉजिक क्या है इसका, है ना। वैसे तो अपन ने कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट मैं फिर भी एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, आर एम मतलब मार्केट से आप क्या कमा रहे हो, आर एफ मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब एफडी वगैरह में आप क्या कमा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर मार्केट में अगर मान लो 15% रिटर्न होगा, और आर एफ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 10% रिटर्न होगा, तो ये 5% जो एडिशनल रिटर्न है, ये कहीं ना कहीं हम एडिशनल रिस्क ले रहे हैं मार्केट की, तभी हमको रिटर्न मिल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसमें समझ में आया कोई दिक्कत, नो सर। है ना। ये अपना क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 18 है। ओके सर, तो यहाँ लिख दो 18। अब इसको सोल्व कर देते हैं, क्या आंसर आया, आराम से कर लो, मतलब क्या आंसर आया बता दो बस। 32.5। 32.5। अब थोड़ा सा एकदम शौक लगा ना कि अरे के ही 32.5 आ गया, डरना नहीं है, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं, जो डेटा गिवन है उसको हमने ढंग से यूज़ किया है ना। फिर क्या करना है, फिर हमको द कंपनी हैज पेड डिविडेंड 12.76 ओके, 5 years अगो इट पेड डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 है। ओके, देखो अभी क्या 12.6 इन्होंने डिविडेंड पे किया, लेकिन 5 years अगो जो था वो 10 था, मतलब कहीं ना कहीं ये जी निकालने की बोल रहा है, क्या लग रहा है, क्या इतना तो यहाँ पर लग रहा है, क्या जी निकालने की बोल रहा है। पिछले साल आपने डिविडेंड दिया 12.76, और उससे 5 साल पहले डिविडेंड दिया था 10, मतलब ये कहीं ना कहीं जी निकालने की बोल रहा है। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 5 है। ओके सर, हो गया। अब देखो 5% प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच है, प्रीमियम 10% है। ओके सर, फिर दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट पार, मतलब आर हो गया 100, और अपना जो नेट प्रोसीड्स है, मतलब इशू कर रहे हैं हम प्रीमियम पे 10%, मतलब 110, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई 6%। ओके सर, ठीक है। अज्यूम टैक्स रेट 40%। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, क्यों, क्योंकि सर कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है ना, वो 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में जाके, तो हमको उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो कन्वर्टिबल डिबेंचर कब कन्वर्ट होंगे, सर ये आफ्टर 6 years कन्वर्ट होंगे, मतलब अभी डे जीरो पे कन्वर्ट हो रहे क्या, नहीं 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 सर, डे जीरो पे कन्वर्ट नहीं हो रहे, आफ्टर 6 years कन्वर्ट होंगे। ओके, आफ्टर 6 years कन्वर्ट होंगे। अब ये क्वेश्चन में लगे रहना, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा कि कौन से साल अभी हम जीरो पे खड़े हैं, कि सर एकदम 7th ईयर पे जाके खड़े हो गए, 6th ईयर पे जाके खड़े हो गए, तो मैं आपको बिल्कुल लेके चलूंगा, आराम से समझाऊंगा, आप बस क्वेश्चन में साथ बने रहना, ठीक है। पहले तो आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं इसको, के 32.5, इतना तो पहले हमारा आ गया था। अब हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि आपको क्या हो रहा है, 12.76 जो है वो पहले अभी 0 ईयर में डिविडेंड दिया था, लेकिन पहले इससे 5 साल पहले 10 डिविडेंड दिया था, ठीक है सर। मतलब इसकी अब ग्रोथ निकाल देंगे, 1+G⁵, 1+G⁵, ठीक है सर। अब देखो ये आपने कैलकुलेट किया, 10 इधर आया तो 1.276 बचा। अब आपने एफ वी टेबल से देख लिया 1.276 कहाँ आ रहा है सर, ये ऐसे टेबल में मैंने उस टाइम पे बताया था ना कि आपको टेबल से देखना है, तो अभी ऐसे क्वेश्चन में आ गया देखने का, तो 1.276 देखो कहाँ आ रहा है, ये रहा, 5% पे है ना। तो ये PV5 पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ लिख देना सीधा, ग्रोथ जो है वो टेबल से देख ली 5%, खत्म कहानी, इतना क्लियर। ओके, अब प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 years, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। मतलब प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 years, सर अभी प्राइस निकाल रहे क्या, नहीं,
प्राइस शेयर जो कि निकाल रहे हैं वो आफ्टर 6 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 6 ईयर के बाद शेयर कितने का होगा फिर ही तो कन्वर्टेबल अमाउंट पता चलेगा, क्योंकि एक डिबेंचर 2 शेयर के जितना बराबर हो रहा है। इतना समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन अपना क्या बनेगा, एक मिनट। हाँ, P0 इज इक्वल्स टू D7 अपॉन KE माइनस G। ये तो फॉर्मूला को उधर उधर किया है, वो आप समझ लेना। ठीक है, तो ये हम P0 ना निकाल के P6 निकाल रहे हैं। ठीक है, जनरली हमारा क्या फॉर्मूला होता है, KE इज इक्वल्स टू D7 अपॉन यही होता है। इतना कोई डाउट नो सर। है ना? अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूँ, है ना। स्टेप 1 क्या, KE माइनस G लिख दूं और P7 अपॉन सॉरी D7 अपॉन P6 लिख दूं, कोई दिक्कत नो सर। है ना। फिर D7 फिर क्या करूं, P6 इधर ले जाऊं और ये इधर लाऊं, तो P6 इज इक्वल्स टू D7 अपॉन KE माइनस G, ये लिख सकता हूं। यस सर। तो बस ये लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत ओके। नो सर। है ना। अब देखो, अब आपका अभी जो है डिविडेंड है ना, यहाँ पर मैं यहाँ करता हूँ शांति से, तुम स्पेस लेके। ठीक है, तो D7 तक जाना है, तो मतलब D0 इंटू 1 प्लस G की पावर 7। फिर KE माइनस G। हाँ, ये फेयर है, इतना पॉइंट फेयर है, ये जो मैंने लिखा ये वाला, ये हाँ। है ना। ठीक है सर, अब देखो, अब D0 क्या था सर, D0 था आपका 12.76। ठीक है, और 1 प्लस जी मतलब क्या था, 1 प्लस जी क्या था अपना, 1 प्लस जी 1.5 था, है ना। तो 5 की पावर 7 तक देख लो, ये आनी चाहिए 1.403 आई गेस, यस सर। है ना। ओके, ये आप कैलकुलेशन कर लो, 1.407 आ रही है क्या? 1.403 है। नहीं नहीं, ये आ रही 1.407 एक्चुअली। ये यहाँ पर देख रहे हैं, 7 साल तक देखना है ना, 5 मतलब ऐसे देख, इधर देखना, यहाँ पर ईयर चल रहा है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये अपना ईयर है, तो ईयर यहाँ पर 7 ईयर तक पहुँच गया है। ठीक है, तो 1.407 आया, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 1.407 और नीचे क्या आ गया, 0.275, है ना। P6 आ गया। अब P6 फटाफट कैलकुलेट करके मुझे फटाफट आंसर बता दो और बुक से टेली कर लो कि अपना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा तो 65.28 आ रहा है, आपका बताओ आपका क्या है। 65.2848। ओके परफेक्ट, ठीक है, तो आपका 65.28 आपका क्या आ गया, आपका ये आ गया P6 मतलब प्राइस ऑफ शेयर्स एट ईयर 6। ठीक है, अब देखना रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या है, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो 65.28 इंटू 2 है। क्यों? क्योंकि दो मतलब एक डिबेंचर के बदले 2 शेयर मिलेंगे, तो उसकी आरवी क्या हो गई, आरवी हो गई आपकी 130.56। 130.56 में कोई दिक्कत नो सर। है ना। ठीक है, अब एनपी क्या थी, एनपी देख लो एक बार, नेट प्रोसीड्स देख लो, दिस शेयर्स यहाँ पर 100 पर इशू हो रहे हैं, है ना। ओके, एक मिनट कहाँ गए, रुक जाओ यार, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, है ना। आपको समझ में तो आ गया था वैसे भी, मुझे यहाँ पर फिगर ही पढ़ने में नहीं आ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर द कंपनी, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर आई एम सो सॉरी, एक्चुअली कुछ इशू हुआ है, मतलब मेरे को लीव करनी पड़ेगी मीटिंग, मैं कल कंटिन्यू कर लूँ? हाँ चलेगा, ये वैसे बस होने ही वाला था, ये इतना सही पार्ट बचा है, तो आप 2 मिनट रुक पाओगे कि बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, मतलब आप जो कन्वीनियंट हो। नो इश्यू, आप मीटिंग लीव कर दो, मैं थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मतलब मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे पूछ लेना तो मैं ये पार्ट बता दूंगा। ठीक है, सॉरी सर एंड थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझते हैं ना, कोई इशू नहीं है ना, लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ओके, ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, हमको क्वेश्चन को फटाफट निपटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट ये बता रखा है 5% ऑफ इशू अमाउंट, इशू हम 100 पर ही कर रहे थे, ठीक है सर। तो मतलब हमारा एनपी जो हो गया वो 95 हो गया, 100 पर इशू कर रहे थे, 5% हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमारा इशू प्राइस क्या हो गया, एनपी क्या हो गया 95, ठीक है, इजिकल्स टू 95। एन हमारा पीरियड हो गया हमारा 6 ईयर्स, ओके सर। अब हमको क्या करना है, अब हमको बस इसको यहाँ फॉर्मूले में लिखना है, के डी इजिकल्स टू आई 1 माइनस टी, और फिर यहाँ क्या लिखना है, प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन में एन अपॉन में आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना था सर, इंटरेस्ट था हमारा 15 था, 15% है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा 15 और टैक्स रेट हमारी 40%, ठीक है सर। तो हमारा इंटरेस्ट हो गया 15, 1 माइनस 4, ठीक है, 0.4, आर वी हो गया 130.65 सॉरी, माइनस एन पी कितना हो गया 95, एन कितना हो गया अपना 6, और हमारा 130.56 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके। अब 15 इंटू 4 करोगे, अब 15 इंटू 0.6 होगा, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, तो 9 ये हमारा यहाँ आ गया, प्लस में क्या करेंगे 130.56 प्लस माइनस 95 अपॉन में 6, ये हमारा आ गया 5.93, ठीक है। फिर अपना क्या आ गया 130.56 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, ओके, ये आ गया 112.78, ओके सर। अब इसको सोल्व कर दो, तो आपको क्या करना है 9 प्लस 5.93 डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका आ गया 13.23%, 24 आ जाता है, 24%, एक बार मैं 13.24%, ठीक है। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि कोई क्लेरिकल एरर नहीं हुआ, बट देखो अपना पूरा आंसर सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला कैलकुलेट करो प्रेफरेंस शेयर्स का। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला, वाईटीएम मेथड लगाओ। देखो वाईटीएम मेथड बोले मतलब यील्ड टू मेच्योरिटी मेथड, मतलब मेच्योरिटी तक आप कितना रिटर्न कमाओगे वो मेथड, ठीक है। तो मेच्योरिटी तक आप कितना रिटर्न कमाओगे, यहाँ पर क्या है, ये 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, ओके, मतलब 5 रुपीज़ का अपना प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रीमियम है 110 की, मतलब आपका इशू प्राइस है 110, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है 6, तो आपको 110 का 6% निकालना पड़ेगा, तो इशू प्राइस आ जाएगा आपका 103.4, ठीक है। तो 103.4 जीरो ईयर पे आ जाएगी। फिर -5, देखो मैंने आपको बताया था कि ये आपका पॉजिटिव आता है, ये आपका -5 आ गया, देखो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको -5 10 ईयर्स तक पे करना पड़ेगा, और रिडीमेबल एट पार है, तो यहाँ पर आपको लास्ट 10 ईयर के एंड पर आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एक 3 लगा लो, क्योंकि 5% प्रेफरेंस शेयर था, तो 3 और 5, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपली कुछ क्या करना चाहिए, आपको 2 नीचे की ले लो, 2 ऊपर की ले लो, बीच का आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 3 और 7 भी आप ले सकते हो, आप इवन 2 और 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप आईआरआर मेथड के आप एक्सपर्ट बन चुके हो। जैसे आप आईआरआर मेथड यहाँ पर लाओगे, आईआरआर मेथड यहाँ पर आप लाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.6021। ये मेथड मैंने कितनी बार करा दी, इलस्ट्रेशन में भी किया था, फिर आज भी किया है, बहुत अच्छे से करवा दिया है। आपको कुछ भी अगर इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, आप लाइक शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको अगर एफएम में कुछ भी दिक्कत आ रही है, अपन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके एकदम बिल्कुल मतलब दिमाग में चला जाए ऐसा वाला एफएम पढ़ा रहे। कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कोई मतलब फालतू का कन्फ्यूजन नहीं, एकदम लॉजिक से पढ़ेंगे, फॉर्मूला वगैरह कोई मतलब नहीं है, अपने को लॉजिक से पढ़ना है, लॉजिक से फॉर्मूला बनाएंगे और आंसर लेके आएंगे, एग्जाम में स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद आया हो, अगर आपको रिवीजन वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट प्लीज़ करिए, ठीक है। उसके अलावा आप लाइक शेयर वगैरह तो कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरे हर लेक्चर पर नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं, हर लेक्चर पर यूनिक व्यूअर्स दिखा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हैं। तो आपको पूरा 0 to 50 सीरीज़ में फ्री में पढ़ा के दे रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इवन आपको अगर मेरा क्यूबी भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको क्यूबी भी फ्री में दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी, उसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से कंपाइल्ड है, ठीक है। तो आपको बस इतना सा रिक्वेस्ट मेरी है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ सर रिविजन वीडियोज़ अच्छे लगे, आप और ऐसे ही
पढ़ाते रहिए। और आपको कुछ भी अगर डाउट वगैरह आता है तो आपको, आज मुझे क्या हो रहा है, मेरा पर्सनल नंबर लीक करने की स्थिति पे मैं आ जाता हूँ, 3 नंबर लिखता हूँ फिर रुक जाता हूँ। ये नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन बैंक वगैरह लेना हो, और अगर आपको एफएम की प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा रिकवरी करा के दे दूंगा 1500, मात्र 1500 रुपये में आपकी पूरी एफएम की प्रैक्टिस बैच में लेके आ रहा हूँ क्या, इवन मेरे 2-3 चैप्टर्स हो भी गए। ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स में आपको रिकवरी देने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, फिर हम मिलते हैं। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टीवाई के हो गए आज, अब आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, है ना, अच्छे से करो, बढ़िया करो। ठीक है।